अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट ऑफ अ गिवन प्रोटोन एंड मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट ऑफ गिवन प्रोटोन जो है उससे क्या मतलब है। इन्वायरमेंट ऑफ द गिवन प्रोटोन ये हमने अब डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक कार्बन के साथ जो जितने भी प्रोटोन अटैच होते हैं उनका हमेशा जो है वो सेम एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल जो है उसको कंसिडर करें तो ये हमने एक स्पेक्ट्रम लिया हुआ है, प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम है हमारे पास बेसिकली, और ये है 2 मिथाइल प्रोपीन का। तो 2 मिथाइल प्रोपीन है और ये इसका हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है। और पहली जो हमने बात की है वो ये है कि एक कार्बन के साथ जितने भी प्रोटोन अटैच होते हैं उनका सेम इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस कार्बन को कंसिडर करें, ये जो हमारी कार्बन है, तो इसके साथ अगर आप देखें तो 2 प्रोटोन अटैच हैं, एक ये हमारा प्रोटोन और ये एक। तो एक कार्बन के साथ अटैच्ड प्रोटोन जो है उनका हमेशा सेम केमिकल इन्वायरमेंट होता है। जब इनका सेम केमिकल इन्वायरमेंट है तो इसकी वजह से हमें सिंगल ही पीक जो है वो अपीयर होगी। तो ये हमें इनकी वजह से जो है वो पीक अपीयर हुई है, ये इनकी जो है ना सिंगल एक ही पीक है। इसके अलावा सेकंड ये भी बात है कि ऐसे प्रोटोन जो कि डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होते हैं उनका भी सेम केमिकल इन्वायरमेंट जो है वो हो सकता है। और वो आगे किस तरह से सेम केमिकल इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये CH3 और ये CH3, इसके साथ जो तीन तीन प्रोटोन हैं वो उनमें से हर जो तीन प्रोटोन है वो आपस में भी केमिकल इक्विवेलेंट है, लेकिन इन तीन प्रोटोन का एक दूसरे के साथ जो है ये भी केमिकल इक्विवेलेंट जो है ये पाया जाता है। तो ये किस तरह से है, ये बेशक ये जो है ना तीन कार्बन इस ये जो तीन प्रोटोन है इस कार्बन वाले और ये तीन प्रोटोन इस कार्बन वाले, ये दोनों डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन ये केमिकल इक्विवेलेंट है। और ये किस तरह से केमिकल इक्विवेलेंट है, अगर आप देखें इनमें से आप 6 प्रोटोन में से कोई भी एक प्रोटोन को कंसिडर करें और उसको आप फर्दर आप उसका इन्वायरमेंट चेक करें। तो जैसे हम इसके एक प्रोटोन को कंसिडर कर लेते हैं, ये कार्बन के साथ अटैच है और कार्बन फर्दर आगे एक कार्बन के साथ अटैच है जो कि डबल बॉन्डेड है टू द अदर कार्बन एटम, और आगे 2 हाइड्रोजन के साथ जो है वो अटैच है। तो इन 6 के 6 प्रोटोन का क्योंकि आगे केमिकल इन्वायरमेंट जो है वो सेम है, आगे इनके नेबरिंग जो है वो सेम है, इसलिए ये तीन प्रोटोन इनमें से हर तीन तीन प्रोटोन बेशक ये डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है लेकिन ये भी केमिकल इक्विवेलेंट है और इनकी वजह से भी हमें सिंगल ही पीक अपीयर होगी। तो ये जो 6 प्रोटोन है इनकी हमें एक पीक अपीयर होती है और ये 1.75 पे केमिकल शिफ्ट पे ये हमें पीक जो है वो अपीयर हो रही। तो ये सबसे पहले हमने दो बातें जो है वो डिस्कस करनी थी कि इन्वायरमेंट ऑफ अ गिवन प्रोटोन जो है वो किस वक्त जो है ना केमिकल इक्विवेलेंट हो सकते हैं और किस वक्त इन्वायरमेंट ऑफ गिवन प्रोटोन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये हमने पहले ये बात जो है वो पढ़ी है कि एक कार्बन के साथ जो प्रोटोन अटैच होते हैं उनका इन्वायरमेंट हमेशा सेम होता है। जैसे ये एक कार्बन है और इसके ये 2 प्रोटोन हैं तो इनका हमारे पास एक ही केमिकल इन्वायरमेंट है और इनकी वजह से हमें ये पीक अपीयर हो रही है। और इस तरह अगर आप देखें तो ये एक कार्बन है इसके प्रोटोन है और ये कार्बन है इसके प्रोटोन है, तो वैसे तो इस तरह हमें 3 पीक अपीयर होनी चाहिए थी, लेकिन हमने फिर इनको देखा कि ये दोनों जो CH3 हैं इनके जो तीन तीन प्रोटोन है बेशक ये डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन अगर आप उनका आगे फर्दर इन्वायरमेंट चेक करें तो वो सेम है। तो इसलिए ये 6 के 6 प्रोटोन जो है ये भी केमिकल इक्विवेलेंट है और इनकी वजह से हमें एक पीक अपीयर होगी और ये पीक हमें अपीयर हो रही है 1.75 पे। तो ये एक हमने जो है वो देखा। अब हम मल्टीप्लिसिटी को देखते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी जो है ये हमारे पास क्या होता है, अगर आप एनएमआर स्पेक्ट्रम को देखें तो हमें जो पीक्स अपीयर होती हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं इनटू द स्मॉलर पीक्स। इस चीज़ को हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं और हमने आज इसी चीज़ को समझना है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर आपकी गिवन जो सिंगल पीक है वो किस तरह से आगे जो है वो स्मॉलर पीक के अंदर स्प्लिट होती है। तो अगर हम देखें तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस किया था इथाइल क्लोराइड का। तो ये दोबारा से हमें प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो दिया हुआ है इथाइल क्लोराइड का ही, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें जो एक एक पीक दी हुई है वो फर्दर स्प्लिट है इनटू द स्मॉलर पीक। जैसे हमारे पास ये मिथाइल की पीक थी और ये स्प्लिट है, आपको नज़र आ रहा है, और इस तरह ये मिथाइलिन जो है CH2 उसकी पीक है और ये भी स्प्लिट हो गई है। तो हमने यही चीज़ आज जो है वो डिस्कस करनी है, इसी चीज़ को मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, इसी चीज़ को जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ द पीक्स कहते हैं। तो हमने देखना है कि एक पीक जो है वो किस तरह अपनी फर्दर जो है वो स्मॉलर पीक में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो हम इस इथाइल क्लोराइड के प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम पे दोबारा से जो है वो आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रूल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं और वो रूल है हमारे पास N+1 रूल। तो N+1 रूल जो है इसको हमने देखना है, इसको हमने समझना है कि ये N+1 रूल जो है ये हमारे पास क्या है। तो हम यहाँ पे
ये कहते हैं कि अगर आपका गिवन प्रोटॉन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर जिस कार्बन के साथ वो आपकी कार्बन अटैच है उसके साथ कोई प्रोटॉन अटैच नहीं है, तो उस वक्त आपकी वो पीक जो है वो स्प्लिट नहीं होगी और आपको सिंगल ही पीक अपीयर होगी। यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि ये हमारा एक प्रोटॉन है और ये जिस कार्बन के साथ फर्दर अटैच है उसके साथ डायरेक्टली अटैच कोई प्रोटॉन नहीं है। जैसे हम ये सपोज करें कोई एक ऐसा कंपाउंड जो है वो ले लेते हैं, ये जैसे है, तो हम इस प्रोटॉन की जो है वो देख रहे थे कि इस प्रोटॉन के हमें कितना सिग्नल जो है वो अपीयर होना चाहिए, इस प्रोटॉन की पीक जो है वो हमें किस तरह से अपीयर होनी चाहिए। तो हमने देखा कि इस प्रोटॉन ये इस कार्बन के साथ हमारे पास अटैच है और ये जो कार्बन है ये फर्दर जो है, ये अगर इस कार्बन को हम कंसिडर करें, ये हमारी कार्बन है, इस प्रोटॉन की ये कार्बन है, ये कार्बन फर्दर जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ डायरेक्टली कोई अटैच प्रोटॉन नहीं है, डायरेक्टली अटैच ये 3 कार्बन है उनके साथ आगे प्रोटॉन अटैच है। तो यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एन जो है, एन की वैल्यू जो है ये हमारे पास 1 आएगी और सॉरी एन की वैल्यू जो है 0 आएगी क्योंकि कोई आगे प्रोटॉन जो है वो नहीं अटैच इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो n+1 से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी और इस प्रोटॉन की वजह से हमें जो पीक अपीयर होगी वो इस तरह सिंगलेट जो है वो अपीयर होगी। तो ये एक पहली चीज़ है कि आपके गिवन कंपाउंड के अंदर आप जिस प्रोटॉन को कंसिडर कर रहे हैं, जिस प्रोटॉन के NMR स्पेक्ट्रम के अंदर पीक जो है उसको देख रहे हैं, अगर वो प्रोटॉन जिस कार्बन के साथ अटैच है, जैसे ये हमारा प्रोटॉन था इस कार्बन के साथ अटैच है और वो कार्बन फर्दर जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ कोई डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन नहीं है, तो उस प्रोटॉन की वजह से आपको जो पीक अपीयर होगी वो सिंगलेट होगी क्योंकि यहाँ पे आप एन की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे तो 0+1 से जो है हमें 1 आएगा, तो सिंगलेट इस तरह की पीक को आप जो है वो सिंगलेट कहते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था n+1 रूल में। इस तरह हम इस एक और चीज़ जो है वो कंसिडर करते हैं कि अगर आप जिस प्रोटॉन को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, जिस प्रोटॉन की आप NMR स्पेक्ट्रम के अंदर पीक जो है वो देखना चाह रहे हैं, वो प्रोटॉन जिस कार्बन के साथ अटैच है उससे जो नेक्स्ट वाली कार्बन है उसके ऊपर एक अगर मजीद प्रोटॉन है तो फिर आप n+1 रूल के अकॉर्डिंग 1+1 करेंगे और आपको जो वैल्यू अपीयर होगी वो 2 होगी, तो आपकी जो पीक होगी वो डबलेट होगी। यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट को अगर आप कंसिडर करें तो हम HA को ले रहे हैं, HA प्रोटॉन जो है हम इसको कंसिडर करें तो हम इसकी पीक जो है वो देखना चाह रहे हैं कि HA की किस तरह से हमें पीक अपीयर होगी, सिंगलेट होगी या डबलेट होगी। तो HA हमारा जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर जिस कार्बन के साथ आपकी अटैच है उसके साथ भी एक और मजीद जो है वो प्रोटॉन अटैच है, डायरेक्टली अटैच एक प्रोटॉन है। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1+1 से अगर आप वैल्यू निकालें तो ये इसकी 2 आ जाएगी। तो हमें इस तरह ये जो पीक है ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू द 2 स्मॉलर पीक और ये डबलेट की फॉर्म में जो है वो अपीयर होगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है n+1 रूल के अंदर। इस तरह अगर आप कंसिडर करें कि हमारा ये जो HA प्रोटॉन है ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ वाली जो एडजेसेंट कार्बन है वो मजीद 2 प्रोटॉन के साथ अटैच है, 2 HB के साथ जो है वो अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, तो फिर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और 2+1 से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 आएगा, मीन इसको हम ट्रिपलेट कहेंगे और आपकी इस HA की जो पीक है वो स्प्लिट हो जाएगी इनटू द 3 स्मॉलर पीक और इनकी ये हमारे पास रेशियो होगी, तो ये इस तरह से हमें ट्रिपलेट जो है वो अपीयर होगा। ये इसका जो है वो तीसरा पॉइंट है। अब हम इसको अगर नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करें और अगर आपका HA जो है ये दोबारा से वही पॉइंट यहाँ पे आ गए, HA है हमारे पास, ये हमारा HA है और ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी जो एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ 1, 2 और 3 जो है प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच है। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3+1 से ये वैल्यू 4 आ जाएगी, तो हमारा जो HA की पीक है वो स्प्लिट हो जाएगी इनटू द 4 स्मॉलर पीक्स और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्वार्टेट है। तो ये इस तरह से आपकी मल्टीप्लिसिटी होती है या आपका प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम जो है उनके अंदर जो मौजूद पीक्स हैं वो स्मॉलर पीक्स के अंदर जो है वो स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये हमारा n+1 रूल है। हम इसको दोबारा से भी जो है वो देखेंगे। हम यहाँ पे दोबारा से इथाइल क्लोराइड का NMR स्पेक्ट्रम जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था उसको जो है वो कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर ये n+1 रूल जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इथाइल क्लोराइड है और हम इसका स्ट्रक्चर अगर दोबारा से ड्रा करें तो ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड का इस तरह से स्ट्रक्चर था और हमने कहा था कि इसके अंदर 5 प्रोटॉन हैं, लेकिन इनमें से ये वाले जो 3 प्रोटॉन हैं, ये हमारे जो फर्स्ट वाले 3 प्रोटॉन हैं ये केमिकल इक्विवेलेंट है तो इनकी वजह से एक पीक अपीयर होनी चाहिए और इस तरह ये जो 2 प्रोटॉन है ये केमिकल इक्विवेलेंट है तो इनकी वजह से एक पीक अपीयर होगी, तो टोटल हमारी 2 पीक जो है वो अपीयर होगी।
फिर हमने ये भी यहाँ पे कहा था कि जो ये हमारा मिथाइलिन है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम के साथ, तो क्लोरीन जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करता है, तो ये दोनों प्रोटॉन जो है इनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ये डी शील्ड हो जाएंगे, तो इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इनकी वैल्यू जो है हमें हायर केमिकल शिफ्ट के ऊपर अपीयर होगी। तो जो हायर वैल्यू अपीयर होगी वो इसी CH2 की वजह से होगी, मतलब जो हमें सिग्नल होगा ना 3.4 ppm पे, ये हमारा जो है CH2 की वजह से है, ये इस मिथाइलिन की वजह से है। और फिर जो मिथाइल है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं अटैच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम के साथ, तो इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं होगा, इतनी ज़्यादा इसकी डी शील्डिंग नहीं होगी, तो ये शील्डेड है एज़ कम्पेयर टू द मिथाइलिन, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है हमें हायर केमिकल शिफ्ट पे अपीयर होगी, और ये इसकी वैल्यू है 1.68 ppm पे। हम अब यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी वाला जो अभी हमने n+1 रूल पढ़ा उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये कहा कि जो CH3 है इसकी हमें पीक पहले अपीयर होगी, मतलब इसकी 1.68 पे इस अकॉर्डिंग टू दिस स्पेक्ट्रम जो है वो पीक अपीयर होनी चाहिए, तो ये इसकी पीक अपीयर हो गई। हमने पीक की उस स्प्लिटिंग की बात करनी है कि इसकी जो सिंगल पीक है वो फर्दर और कितनी पीक्स के अंदर जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। तो अगर आप इस कार्बन को कंसिडर करें जिसके ये 3 प्रोटॉन की वजह से हमने ये वाली पीक जो है वो देखनी है, तो ये कार्बन जिस और फर्दर कार्बन के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच है, उसके साथ मजीद 2 जो है वो प्रोटॉन अटैच्ड है, तो टू प्रोटॉन अटैच है। हम n+1 रूल अगर अप्लाई करें तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पे हम 1 इसके अंदर प्लस करेंगे तो टोटल आंसर हमारे पास 3 आएगा। मतलब जो CH3 की पीक है ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू द 3 स्मॉलर पीक, और उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो ट्रिपलेट होगा। तो ये अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें तो CH3 का जो है ये हमें ट्रिपलेट अपीयर होता है। और ये बात याद रखनी है कि ट्रिपलेट इस तरह नहीं अपीयर होगा कि आपकी ये वाली जो कार्बन है उसके साथ कितने प्रोटॉन अटैच हैं, तो आप उन्हीं प्रोटॉन के नंबर को n कंसिडर करें और n+1 करें, तो 3+1 से इस तरह तो आपकी वैल्यू 4 आनी चाहिए, कॉटेड होना चाहिए। नहीं, इस तरह से नहीं करना, हमने इस तरह से करना है कि ये जो आपका CH3 है इसके प्रोटॉन की वजह से जो पीक अपीयर होगी उसको हमने देखना है कि वो उसकी क्या फर्दर मल्टीप्लिसिटी है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो जो आपकी कार्बन है उसके नेबरिंग में जो कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ जो है वो कितने डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन है। तो CH3 की अगर आप नेबरिंग में कार्बन देखें तो वो CH2 है, वो मिथाइलिन है, ये हमारी है, और इसके साथ डायरेक्टली 2 प्रोटॉन अटैच हैं। तो हमने 2+1 से जब इसका आंसर निकाला तो 3 आया, मतलब इसकी हमें ट्रिपलेट जो है वो अपीयर होगा। अब अगर हम दोबारा से यहाँ पे अगर CH2 की पीक जो है उसकी बात करें कि इसकी पीक जो है ये कितने फर्दर स्मॉलर पीक के अंदर जो है वो स्प्लिट होगी, तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि ये जो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है ये हमारी वो कार्बन है जिसके साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड है। आपकी CH2 जिसके साथ डायरेक्टली अटैच है ये वो कार्बन है। इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जो है वो 3 प्रोटॉन अटैच है, तो 3+1 से अगर आप निकालें तो 4 आता है, मीन कॉटेड। तो CH2 की वजह से जो है ना ये हमें कॉटेड अपीयर होगा, तो ये CH2 जो है ये उसकी स्प्लिटिंग है। तो ये बात याद रखनी है कि स्प्लिटिंग या मल्टीप्लिसिटी डिपेंड करती है नेबरिंग कार्बन के ऊपर अटैच प्रोटॉन के ऊपर, कि उन नेबरिंग कार्बन के साथ जो है वो कितने डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन हैं, और फिर उनको आप n कंसिडर करते हैं और n+1 से जब आंसर निकालते हैं तो इससे हम आपके पास जो है वो मल्टीप्लिसिटी जो है वो निकल के आती है। यहाँ पे मैंने HA जो है ये आपके बुक के अंदर जो टेबल दिया हुआ है वहाँ पे इन्होंने HA जो है उसको सॉल्व करवाया था। इसके अलावा आप HB जो है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास HB है, इसका हम अगर बात करें कि HB का जो NMR स्पेक्ट्रम के अंदर पीक आएगी वो फर्दर कितने और स्मॉल पीक्स के अंदर स्प्लिट होगी, तो हम देखेंगे कि ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी नेबरिंग कार्बन के साथ एक ही प्रोटॉन अटैच है डायरेक्टली, तो n की वैल्यू 1 होगी, तो आप 1+1 करेंगे तो 2 आएगा। मतलब HB की जो पीक है वो हमें डबलेट की फॉर्म में अपीयर होगी, तो ये HB की डबलेट की फॉर्म में हमें पीक अपीयर हो रही है। इस तरह HB की अगर आप दोबारा से देखना चाहें तो यहाँ पे देखें HB अब 2 हो गए हैं, HB 2 हो गए हैं, लेकिन HB जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी नेबरिंग कार्बन के साथ अभी भी एक ही HA अटैच है, एक ही डायरेक्टली ही अटैच प्रोटोन है, तो वैल्यू वही 1 ही रहेगी। तो 1+1 से 2 मतलब डबलेट ही दोबारा से अपीयर होगा। और HB अगर आप यहाँ पे देखें तो ये HB 2 हैं, इनकी जो पीक है वो कितनी पीक में स्प्लिट होगी, इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको हमने देखना है, और उसके साथ दो जो है वो डायरेक्टली अटैच प्रोटोन है, तो 2+1 से इनका 3 हमारी वैल्यू आएगी, तो ये पीक जो है वो ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट हो जाएगी।
फिर आप एच बी को दोबारा से यहाँ पे भी कंसिडर करें, ये बेशक यहाँ पे 3 हो गए हैं, लेकिन ये जिस कार्बन के साथ अटैच हैं उनकी जो नेबरिंग कार्बन है उसके साथ सिर्फ एक ही डायरेक्टली अटैच प्रोटोन है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू दोबारा से 1 आएगी, 1 + 1 से 2 आएगा, तो हमारी पीक जो है वो डबलेट के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। तो ये जो है वो स्प्लिटिंग रूल है, ये n+1 रूल है, या इसको हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। और स्टार्ट में हमने इन्वायरमेंट ऑफ द गिवन प्रोटोन जो है वो डिस्कस किया, और वो भी यही चीज़ थी कि आपका एक प्रोटोन जो कि डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होते हैं उनका केमिकल इन्वायरमेंट मस्टली डिफरेंट ही होता है। और इस तरह भी पॉसिबल है कि आपके जो प्रोटोन हैं वो बेशक डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच हैं, लेकिन उनका आगे केमिकल इन्वायरमेंट सेम हो सकता है, ये भी एक केस है। और वो हमने ये देखा कि CH3 हैं जैसे दोनों, तो ये दोनों के दोनों CH3 जो हैं, मीन इनके जो टोटल 6 प्रोटोन हैं, ये 6 प्रोटोन केमिकली इक्विवेलेंट है, इनका सेम इन्वायरमेंट है। और वो किस तरह से कि ये आगे फर्दर कार्बन के साथ अटैच थे जो कि डबल बॉन्डेड थी टू द अदर कार्बन, और वो कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच थी, तो इनका सेम आगे नेबरिंग था, इनका सेम आगे केमिकल इन्वायरमेंट था। तो इस तरह से ये प्रोटोन जो है ये हमारे केमिकली इक्विवेलेंट हैं और इनका इन्वायरमेंट जो है वो सेम है। तो ये आज का हमारा